एसी है, इसमें क्या है, ऑल्टरनेटिंग साइकिल, ऑल्टरनेटिंग साइकिल्स, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग साइकिल्स किस तरीके से डेवलप होगी, पहले ये समझो कि जैसे हमारे पास ये है सर्कुलर पाथ। अब इसका एक एक पॉइंट समझते हुए जाना ध्यान से। ये है सर्कुलर पाथ, पहले भी पढ़ाया मैंने, जब आपको उसमें पढ़ाया था वेव्स में, उस टाइम पर ही बताया था और एसएचएम में भी बताया था। और दिस इज द पार्टिकल, ठीक है, विच इज फ्लोइंग, विच इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। किस पर मूव कर रहा है, तो ये है हमारा पार्टिकल P मान लो, और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये है, दिस इज द प्रोजेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल मूव करेगा फ्रॉम ए टू, ऐसे मान लीजिए इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स में मैंने डिवाइड किया। तो व्हेन इट अप्रोचेस टू ए टू बी, तो ए टू बी इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेटे ये होगा, ये मैंने कहा पहला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फिर ये दूसरा, और व्हेन इट अप्रोचेस टू पॉइंट सी, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड पार्टिकल बोथ आर कॉन्साइड, ठीक है। और जैसे ही पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की पोजीशन भी क्या हो जाएगी हमारी, चेंज। दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम क्या देखेंगे, जब ये मूव करेगा, बातचीत अब बेटे थोड़ी देर शांत रहो एकदम, ये इस तरीके से मूव कर रहा है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर शो द टू एंड फ्रो मोशन एंड अचीव इट्स मैक्सिमम हाइट आइदर वन साइड, बोथ साइड, ठीक है। तो जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मोशन while the particle moving on circular path, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेक्स अ साइकिल, क्या बना रहा है हमारा, साइकिल। ये वेव हो गई, दिस इज द वेव, और पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कुलर ट्रैक, इट कंप्लीट साइकिल्स। तो यहां पर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है हमारे पास, सबसे पहले पार्टिकल, तो यही क्या है हमारा, दिस इज द एसी अल्टरनेटिंग साइकिल, अल्टरनेटिंग इट गेट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑन बोथ साइड, इट अचीव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन बोथ साइड, पासिंग थ्रू द इट्स मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है इसकी, तो अबाउट इट्स मीन पोजीशन इट शोज द टू एंड फ्रो मोशन, क्या कर रहा है ये, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो जब भी कोई भी पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन शो करेगा, तो इसका मतलब इट परफॉर्म ए साइकिल, क्या बनाएगा, साइकिल। तो इसके बिहाफ पर हम जो है मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो है पीरियोडिक और एक है नॉन पीरियोडिक, ठीक है। एक क्या हमारा पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब है इट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन पीरियोडिक का मतलब है डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। तो लिखिएगा थोड़ा सा 2 पॉइंट पहले, कितने ही टिपिकल क्वेश्चन हो बिल्कुल बड़े आराम से सॉल्व होंगे इसके, ठीक है। बस जो मैं पढ़ाते जाऊं उसे याद से करते जाइएगा। पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा इसकी, एन अल्टरनेटिंग करंट is the current, an alternating current is the current whose magnitude change continuously with time and direction reverse periodically, ठीक है। तो ये होती है हमारी अल्टरनेटिंग फिजिकल क्वांटिटी, नॉट करंट ओनली, ऑल द फिजिकल क्वांटिटी विच शो द अल्टरनेटिंग साइकिल, उसे कहेंगे हम अल्टरनेटिंग फिजिकल क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा हमारा, मैग्नीट्यूड, इसमें क्या डेफिनेशन दिया, ध्यान रखें, मैग्नीट्यूड चेंज, लगातार मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज। तो देखिए जरा यहां पर समझो, तो यदि हम इसके बेस पर एक कंप्लीट साइकिल ड्रॉ कर रहे हैं, इसे कहते हैं वेव रिप्रेजेंटेशन, क्या बोलेंगे इसे, वेव रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा ये है हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, तो इट इज प्लस ए, और ये है हमारा टुवर्ड्स डाउनवर्ड, दैट इज माइनस ए। स्टार्ट फ्रॉम 0, अचीव मैक्सिमम हाइट एट द एंगल ऑफ π/2 आफ्टर टाइम, अभी टाइम बताएंगे, चलो ये है पाई, ये है 3π/2,
और ये है हमारी, इसे कहते हैं फेज, क्या बोलेंगे इसे, फेज, और ये है 2 पाई, ये 2 पाई, ठीक। और यहां से लेकर ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल मींस द टाइम रिक्वायर्ड टू, पहले ही पढ़ा चुका हूं वेव में मैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो यहां से यहां तक का जितना भी टाइम पीरियड होगा उसे कहते हैं हम टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल दैट इज टाइम पीरियड एंड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी, जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी दैट इज इंस्टेंटेनियस टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम यानी कि स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। एट द लेंथ कवर्ड बाय द वेव ड्यूरिंग कंप्लीट टाइम पीरियड ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल दैट इज वेव लेंथ, दैट इज वेव लेंथ, वेव लेंथ। और ये है हमारी वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा, डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक है। तो बेटे यहां से यहां तक की यदि ये वेव पूछ रहा कितना टाइम है इसका, तो यहां से यहां तक का टाइम हो जाएगा T/4। ये टाइम पीरियड क्या है, T/4, और वेवलेंथ क्या होगी, λ/4। इसके बाद यहां से यहां तक ये टाइम पीरियड होगा T, ये टाइम पीरियड होगा 3T/2, 3T/4 नहीं, ये सॉरी, ये T/2 और ये आएगा 3T/4। ये कितना है, ये है 3T/4 एंड दैट इज कंप्लीट टाइम T, दैट इज कंप्लीट टाइम T, ठीक है। तो लिखिएगा स्पेसिफिकेशंस, पैरामीटर्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज। Specifications of alternating physical quantities. Number first, amplitude. Definition दिखाने की जरूरत नहीं है आप, amplitude denoted by capital A, ब्रैकेट में कैपिटल A. Number second, wavelength, wavelength in bracket lambda, denoted by lambda. Number third, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल T। नंबर फोर्थ, फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड यानी कि 1/T, 1/T मेजर्ड इन हर्ट्स और सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। नंबर फोर्थ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट वन जो भी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय ओमेगा, डिनोटेड बाय ओमेगा। तो बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब समझना यहां से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसे करते हैं डिनोट हम किससे, ओमेगा से, और फ्रीक्वेंसी दैट इज टू बी डिनोटेड बाय एफ और न्यू, और न्यू, ठीक है। अब इसी तरीके से एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, या लिख सकते हैं हम, और 2 पाई एफ, या लिख सकते हैं 2 पाई/T इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। नेक्स्ट है वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर है हमारा, इसे डिनोट करते हैं हम न्यू बार, न्यू बार दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा यानी कि 1/λ। और एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर that is k, it is 2 पाई/λ, 2 पाई/λ, 2 पाई/λ। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज फेज। ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं, फेज, फेज यानी कि द पैरामीटर, द पैरामीटर, द पैरामीटर which gives the information, gives the information about
काइनामेटिक्स ऑफ वेव, ठीक है, डिनोटेड बाय फाई। किससे डिनोट करेंगे? फाई से। फाई ये होता है 3 टाइप का। नंबर फर्स्ट, फाई इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट कांस्टेंट, तो इसे डिनोट करते हैं फाई नॉट। जैसे कि हमारे पास π/2, पाई, 3π/2 एंड सो ऑन। एक होता है हमारे पास कौन सा? टाइम डिपेंडेंट, फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी, या इसे लिख सकते हैं हम 2π/T इंटू टी, 2π/T इंटू टी। नेक्स्ट पोजीशन डिपेंडेंट, दैट इज फाई ऑफ एक्स, पोजीशन डिपेंडेंट, तो इज इक्वल टू kx। एक्स क्या है? एक्स है पाथ डिफरेंस। एक्स क्या? के डेल्टा एक्स कर लो, के डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई। इसे कहेंगे फेज डिफरेंस। तो k इज इक्वल टू क्या है? 2π/λ, तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ध्यान से करते जाना अभी से, क्योंकि अब वेव ऑप्टिक्स भी जाएगी, तो जब तक उसमें क्लियर नहीं होगा तो ये याद रखना है आपको। फेज, तो फाई, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ। तो 2 और मोर पार्टिकल्स इन अ वेव, 2 और, नोट करके लिखिएगा, की पॉइंट, 2 और मोर particles in a wave may be number first same phase। कंडीशन क्या है? कंडीशन थी कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू, रैप्टा सूद दूंगा, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू E1 मल्टीपल, अच्छा फेज डिफरेंस λ/2 का, फेज में लैम्डा आएगा, E1 मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n ऑफ पाई। फिर और एंड पाथ डिफरेंस, ये बेटा तोते की तरह याद होना चाहिए, दिमाग में फिक्स होना चाहिए एकदम। पाथ डिफरेंस मस्ट बी E1 मल्टीपल ऑफ λ/2, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 ऑफ λ/2। अच्छा सॉरी, ये 2 वो है ना, और E1 है, ये आएगा 2n ऑफ λ/2, 2n ऑफ λ/2। दूसरा क्या होता है? नेक्स्ट है सेकंड, ये है अपोजिट फेज। 2 पार्टिकल में भी इन अपोजिट फेज कब होंगी? नंबर फर्स्ट, जब डेल्टा फाई फेज डिफरेंस इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n प्लस माइनस ऑफ पाई, 2n प्लस माइनस 1 ऑफ पाई, एंड पाथ डिफरेंस इज 2n प्लस माइनस ऑफ λ/2। ये मैंने सारी एनालिसिस आपको सिखाई थी वेव के अंदर, ठीक है। 2-1 दिन में तुम्हारी पूरी वेव के कंप्लीट वीडियो तैयार हो जाएंगे और 1 शॉट की फॉर्म में आ जाएंगे वीडियो, ठीक है।
तो एक बार जब वेव ऑप्टिक्स शुरू होगी उससे पहले पूरी वेव को कंप्लीट करना, उसका मैं टेस्ट लूंगा पहले, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स शुरू करूंगा मैं। ये आ गया? अरे ये आ गया, ठीक। अब यहां पर क्या है, हाँ नोट हो गया। तो ये था हमारा फेज। आगे लिखिएगा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। नेक्स्ट वन फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो लिखिएगा फेजर डायग्राम इज, फेजर डायग्राम इज अ स्केल, एक मिनट, क्या था हमारा? फेजर डायग्राम इज, पहले ये लिख लो, फेजर डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, स्केल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लो, स्केल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन which gives the information, which gives the information about a physical quantity, about a physical quantity with their magnitude as well as direction, about a physical quantity with their magnitude as well as direction, डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा वेव डायग्राम, वेव डायग्राम। तो इट इज वेव रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी और क्वांटिटीज, वेव रिप्रेजेंटेशन ऑफ, वेव रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी और क्वांटिटीज whose magnitude is change, whose magnitude is change with time, magnitude change with time, which can be sine wave form, sine, which can be sine wave form, wave diagram, wave डायग्राम। क्या क्या हो सकता है? नंबर फर्स्ट साइन वेव फॉर्म, साइन वेव डायग्राम, साइन वेव डायग्राम। तो साइन की वैल्यू जीरो कितनी होती है? जीरो, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ग्राफ वेव, दिस इज द वेव रिप्रेजेंटेशन किसका है? साइन का, ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो and maximum value achieved at angle pi by 2, pi by 2. Number second, cosine, cosine wave, वो क्या है हमारी? स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिमम, ये है, ये भी ऑल्टरनेटिंग है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? ये कहां से cos जीरो की वैल्यू क्या होती है? +1, तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस ए। ये कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। कहां तक मैक्सिमम जाएगा? अप टू इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मोशन बिटवीन पॉजिटिव ए एंड नेगेटिव ए। किसके बीच में टू एंड फ्रो मोशन करेगा? पॉजिटिव ए एंड नेगेटिव ए, पॉजिटिव ए। ऐसे ये भी क्या होगा? ये भी पॉजिटिव ए एंड नेगेटिव ए। अब उसके अलावा और कौन कौन सी वेव फॉर्म पॉसिबल्स हैं? जैसे कि थर्ड, ट्राइंगुलर वेव, ट्राइंगुलर वेव, क्या है? ट्राइंगुलर वेव। तो ये क्या हमारे पास? इट इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिंग फिजिकल क्वांटिटी, इट ऑल्सो शो द अल्टरनेटिंग फिजिकल क्वांटिटी, ट्राइंगुलर वेव, ट्राइंगुलर वेव। और फोर्थ है सॉ टूथ वेव, सॉ टूथ वेव, वेव यानी कि आरी जैसे दांत, ये दिस इज, इट इज ऑल्सो ऑल्टरनेट। क्या है हमारे? रिपीट इट सेल्फ आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये पीरियोडिक भी है। कैसी हमारी? पीरियोडिक वेव फॉर्म। ये भी कैसी है?
पीरियोडिक वेव फॉर्म, ये भी कैसी है पीरियोडिक, ये भी कैसी है पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक में कौन सी होगी, जैसे नॉन पीरियोडिक कभी भी यदि आपको देखनी है नॉन पीरियोडिक, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल वेव, एक्सपोनेंशियल वेव, वेव, तो एक्सपोनेंशियल वेव कैसी हमारी नॉन पीरियोडिक, यानी कि कोई भी मेरे पास फंक्शन यदि टाइम से रिलेटेड फंक्शन ये है ए टू दी पावर ऑफ माइनस टी, तो बिना सोचे समझे कैसा है नॉन पीरियोडिक, कैसा है प्लस माइनस दोनों हो सकती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियल राइज, एक्सपोनेंशियल ई प्लस का मतलब होता है राइज और ई माइनस का मतलब होता है डिके, डिके, या कोई वेव फॉर्म है लॉग वेव, लॉग फंक्शन, तो वो भी कैसी होगी हमारी नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक मीन्स इट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो सभी वेव फॉर्म कैसी है हमारी नॉन पीरियोडिक। एंड ऑल द वेव्स, all the wave which repeat itself after a specific interval of time, all are periodic. So this is the difference between periodic and non periodic. ठीक है, पूछने के लिए आ जाता है इसलिए दिखा रहा हूं मैं, ये आगे समझ में। अच्छा अब सुनो यहां पर, जैसे हमारे पास ये थी, ये हमने बताई है, समझिएगा ध्यान से। अब हम यहां पर लौट के आ रहे हैं, मैंने मान लिया सपोज दिस इज द पार्टिकल P which starts its journey from position A and approaches to point B after time t, कितने टाइम बाद t बाद। तो हमने क्या देखा कि यहां लगा दी आंख, ये तो जैसे जैसे ये पार्टिकल मूव करेगा, पहले आंख ऐसे देख रही है, और जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है, एंगल टू बी सबटेंडेड ऑन द मुंडी नहीं आई, एंगल सबटेंडेड ऑन द आई, तो बेटा ये यहां से यहां चला जाएगा, है ना। तो आफ्टर टाइम टी व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो देखिए जरा, जब ये यहां पर है तो मींस यहां से मैंने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। अब समझना ध्यान से बेटे, ये जो पार्टिकल है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो पार्टिकल है दिस ये जो पार्टिकल है फुट ऑफ परपेंडिकुलर मींस फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैन एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मोशन इन टू डायरेक्शन along the x axis as well as along the x axis and along the y axis। तो मींस यदि if it execute to and fro motion along the x axis, तो how much traveling distance, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, ये डिस्टेंस है x। इफ इट एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मोशन, यदि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है लगातार, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है आफ्टर टाइम t along the x axis, तो x मान लिया। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो एन एंगल टू बी सबटेंडेड दैट इज फाई, दैट इज फाई, फेस चेंज, क्या हो गया इसका फेस चेंज। तो हम क्या लिखेंगे, हमें निकालनी ये, और ये क्या है बेटे, दिस इज ए, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है सेंटर टू सर्कमफ्रेंस, वो हमेशा क्या रहेगी, रेडियस, क्या होगी, और रेडियस इज ए डिस्प्लेसमेंट, रेडियस क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज टू बी डिनोटेड बाय ए। तो हम क्या लिखेंगे कि cos फाई इज इक्वल टू x बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन, so that's why this can be represented as x is equal to a cos phi, and since phi is equal to होता है ओमेगा t, टाइम डिपेंडेंट, या ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल सबटेंडेड ऑन द आई आफ्टर टाइम t, कितने टाइम बाद, t टाइम बाद ये एंगल सबटेंड हो रहा हमारा, तो a cos फाई, तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। So if the particle execute to and fro motion, the displacement equation can be described as x is equal to a cos omega t, a cos omega t। और if the particle execute to and fro motion along the y axis,
तो क्या होगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब y अपॉन a, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि व्हेन द पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ कंप्लीट वन साइकिल, its foot of perpendicular execute to and fro motion about its mean position either along the x axis or whatever along the y axis। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन किसकी फॉर्म में आ रही है, साइन और कॉस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ रही है, साइन और कॉस की फॉर्म में। ठीक है, तो दैट्स व्हाई एनी फिजिकल क्वांटिटी विच रिपीट इटसेल्फ एंड आल्सो एसोसिएटेड विद हार्मोनिक फंक्शन, एसोसिएटेड विद हार्मोनिक फंक्शन कौन से होते हैं, साइन और कॉस, साइन और कॉस, रिपीट इटसेल्फ एंड आल्सो एसोसिएटेड विद हार्मोनिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, और y इज इक्वल टू। तो अब हमने कहा एन, यही क्या है, अल्टरनेटिंग साइकिल। तो यदि हम अल्टरनेटिंग फिजिकल क्वांटिटी की बात करें किसकी टर्म्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एसी। ठीक है, तो अब यदि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में बात करते हैं तो दो टाइप की होगी। एक तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा, यानी कि किसी भी टाइम पर मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम, उसे बेटे हम कहते हैं डीसी। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। क्या बोलेंगे, और एंड द ऑल स्पेसिफिकेशंस रिलेटेड टू द डायरेक्ट करंट, वो भी क्या हमारे डज नॉट कांस्टेंट। कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। अब दूसरी बात आती है कि जिसमें मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है, वो कौन सी हमारी, एसी। तो इसका मतलब यदि हमारे पास एसी सर्किट है, अबे क्या लिख दिया, एसी सर्किट, तो एसी सर्किट क्या है, एसी का मतलब रिपीटेड इटसेल्फ, एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी, एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है वो सब डीसी है, और जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है वो सब एसी है। बात समझ में आ गई, जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है यानी कि इंडिपेंडेंट है, रिपीट नहीं कर रही है, वो सब कैसी है, हमारी डीसी। और जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है वो सब क्या है, हमारी एसी। ठीक है, तो एसी सर्किट के अंदर जो भी स्पेसिफिकेशन है, मैंने पहला कहा करंट, करंट, तो बेटे करंट को हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, बीच में सुर्री आवाज नहीं आनी चाहिए। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव नॉट, प्लस माइनस, क्योंकि हमको किससे मतलब है कि मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हमको किससे मतलब नहीं है क्या पोजीशन चेंज हो रही है क्या नहीं, है ना, वी आर कंसर्निंग ओनली विद टाइम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए क्या था, तो बेटा ये क्या है, इट इज मैक्सिमम वैल्यू, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। मैक्सिमम वैल्यू रिमेन्स सेम, दैट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये किसको इंडिकेट कर रही है, एम्पलीट्यूड को। किसको इंडिकेट कर रही है, एम्पलीट्यूड। और ये क्या है हमारे पास, दैट इज कांस्टेंट फेज, कांस्टेंट फेज। ऐसा नहीं है कि एक तार में करंट बह रही है और वो उछल के दूसरे तार में चली जाएगी, अपनी पोजीशन चेंज कर ले, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए यहां पे एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा, केवल ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव नॉट। ठीक है, अब मेरे पास है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, मैंने कहा ईएमएफ, ईएमएफ, ईएमएफ है तो क्या होगी इक्वेशन, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन और वाट एवर कॉस साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव नॉट। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा हो सकता है, ऑल्टरनेटिंग।
तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऑल्टरनेटिंग है तो v इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। मैंने कहा वेरिएबल फ्लक्स, ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स, फ्लक्स तो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू फाई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। हमने कहा वोल्टेज, वोल्टेज तो वोल्टेज क्या होगी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट, प्लस माइनस फाई नॉट। अब हम स्टैंडर्ड किसे मान के चल रहे हैं, साइन को। किसे मान के चल रहे हैं, साइन को। अब यदि बाई चांस, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे सीखना क्वेश्चन, ठीक है। सपोज यदि हमारे पास ये गिवन है कि I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू साइन फंक्शन। किसमें कन्वर्ट करना चाहिए, साइन में। तो देखेंगे बाहर कैसा साइन है, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यदि ये पॉजिटिव है तो बेटा अंदर 90 ऐड कर दो, ये अपने आप साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसे लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अरे साइन और यदि हमारे पास ये है आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, माइनस है तो अंदर माइनस पाई बाई टू ऐड कर दो और ये बाहर हो जाएगा प्लस आई नॉट साइन। खासतौर से नीट के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं मैं, वहां पे वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, चेंज नहीं कर पाते। तो ये चेंज करने का द बेस्ट और इजीएस्ट वे है कि यदि बाहर पॉजिटिव साइन और कोसाइन फंक्शन है तो क्या ऐड करेंगे, पॉजिटिव पाई बाई टू। और यदि अंदर नेगेटिव साइन है और वो बाहर नेगेटिव साइन है, कोसाइन फंक्शन है, तो क्या ऐड करेंगे, माइनस पाई बाई टू। गलती तो नहीं करोगे आप, ठीक। तो ये है। तो यदि हमारे पास में दो इक्वेशन दे रखी हैं, तीन इक्वेशन दे रखी हैं, आपसे उनका रिजल्टेंट पूछा गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट कन्वर्ट ऑल कोसाइन वैल्यूज इनटू द साइन वैल्यूज, इनटू द साइन वैल्यूज, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास नोटेशन। अब इसके जो अदर पैरामीटर्स हैं, अदर पैरामीटर्स, अब उन्हें समझो। अदर पैरामीटर्स मीन्स फैमिली मेंबर्स ऑफ अल्टरनेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज, फैमिली मेंबर्स ऑफ अल्टरनेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है। नंबर फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। नंबर आरएमएस वैल्यू की वैल्यू रख लीजिएगा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट टू फॉर कंप्लीट वन साइकिल, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट टू। और 1 अपॉन रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 0.707। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 0.7 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट। कहीं तो 1 अपॉन रूट टू का भाग करते फिर उसमें डायरेक्ट क्या कर देंगे, इन प्लेस ऑफ 1 अपॉन रूट टू 0.7 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज आरएमएस वैल्यू। नंबर थर्ड एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो फॉर कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू विल ऑलवेज 0, दैट्स व्हाई फॉर कैलकुलेशन वी कंसीडर हाफ साइकिल, ठीक है। तो हमारे पास आपको कुछ याद नहीं रखना, हमको ये फार्मूला याद रखना है, ज्यादा की जरूरत नहीं है, पता चला तुम पर आयता फैलाया है। वी एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, 2 अपॉन पाई ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, 2 अपॉन पाई ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, 2 अपॉन पाई ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, एम्पलीट्यूड। इसमें और भी टर्म्स आती हैं, वो है नंबर फोर्थ, एक आता है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर इट इज टू बी डिनोटेड बाय केपी। क्या है, केपी। पीक फैक्टर केपी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू रेशियो ऑफ मैक्स वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कैन बी रिटन एज, वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं, आरएमएस वैल्यू कैन बी रिटन एज मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट टू। तो ऑन सॉल्विंग दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज रूट टू। क्या रहेगी हमेशा, रूट टू।
1.414। नंबर 5 फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर इसे डिनोट करते हैं हम KF, और KF इज इक्वल टू RMS वैल्यू अपॉन एवरेज, अपॉन एवरेज, और दैट इज ऑन सॉल्विंग इट इज 1.11। कितनी होती है? 1.1। अबे क्या हो गया, हट 1.11, 1.11। इसीलिए जितनी भी हमारा प्रोडक्शन है, जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन हमेशा AC में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई को केवल जनरेट कर सकता है जनरेटर, और जनरेटर के अंदर होता है रोटर, और जब वो घूमेगा तभी जनरेशन होगा, और जब वो घूमेगा तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जाएंगी। सभी फिजिकल क्वांटिटी कैसी हो जाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी विल बी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, है ना। तो ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, जनरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन। मैंने क्या किया, NTPC में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, किससे? विद्युत तापीय उपकरण से। मैं टरबाइन को किससे चला दिया? आग से। आग नहीं, ये नहीं कि टरबाइन के नीचे आग लगा दी, पहले पानी उबालते हैं, पानी की स्टीम को हम उसके पंखों पे डालते हैं, वहां से प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उसे कहते हैं, ठीक है। ये नहीं झोंक दी सीधी आग, तुमने तो कहा था आग से जल जाएगी, पहले 2 तार लेके आग में बैठ गए, सर ने कहा था आग से जल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ऐसा मत करना, ठीक है। अब तो ध्यान रखें, तो जो भी जनरेशन होता है, प्रोडक्शन होता है या ट्रांसमिशन है, वो हमेशा 1.1 का मल्टीप्लायर यानी कि 11 का मल्टीप्लायर होता है। जैसे हमारे घरों में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट की आती है, जो 3 फेज सप्लाई है वो 440 वोल्ट की है, तो 440 क्या है? दिस इज डिविजिबल बाय 11। 220 इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। 11,000, 3,000, 33,000, ठीक है, 220 मेगावाट। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा आपने कि हमारे घर में जो 180 वाट की बिजली आती है, नहीं, 180 वोल्ट की है ना, 220 वोल्ट होगी, 440 वोल्ट होगी, या 660 हो सकती है, लेकिन 600 नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है? बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्म फैक्टर, बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्म फैक्टर। अब तो आपको आइडिया हो गया होगा, जो मैं लेक्चर आपको डिलीवर करता हूं, जो मैं बोलता हूं, उसमें बहुत सारी चीजें आपको क्वेश्चन में मिल जाती हैं, मिलती है नहीं मिलती हैं? तो फिर वो याद रखा करो। समझ में आ गया? तो ये बेटे सभी फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, सभी पैरामीटर। अब इसके एनालिसिस कराते हैं हम आपको, लिखिएगा AC एनालिसिस। ये थी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द AC, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट AC। अब है हम AC एनालिसिस। AC एनालिसिस, AC एनालिसिस। तो अब यहां पर मैं 2 चीजें सिखा रहा हूं। सपोज केवल आपके पास एक इक्वेशन दे दी, पहले टाइप 1, टाइप फर्स्ट की एनालिसिस देखिए कि हमारे पास हमने कहा करंट I इज इक्वल टू 100 sin 314t प्लस 45 डिग्री, ये गिवन है। हमसे पूछा गया कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, ठीक है, और ड्रॉ द फेजर रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज वेव रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो मैं 1 बाई 1 बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम इसकी कंपेयर करेंगे किससे? कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन? I इज इक्वल, जो वीडियो खराब हो जाती है मेरी, छोड़ रहा सुनी बीच में, I नॉट, बोलो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, फाई नॉट, पता ही चलता फिर वीडियो में मैं पढ़ा रहा हूं कि और कोई पढ़ा रहा है। तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाई नॉट। तो बेटा I नॉट क्या हो जाएगा? 100 एम्पियर,
दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा 100/√2 दैट इज 70 एम्पियर। कितनी आ गई? अरे 0.7 इंटू 100, 0.7 इंटू 100। आई एवरेज 2/π ऑफ मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 100। कितना आ गया लगभग? ये 33 गुना 66 67 आ गई, 65 मान लो, ठीक है। इतने एम्पियर आई एवरेज इज इक्वल टू दिस इज द वैल्यू एम्पियर। फेज क्या होगा बेटे? कांस्टेंट फेज दैट इज पॉजिटिव 45 डिग्री। क्या लिखा मैंने? पॉजिटिव 45। एंड दिस पॉजिटिव साइन सिग्निफाई लीडिंग। किसको सिग्निफाई कर रहा है? लीड करना। नेगेटिव का मतलब होता है लैगिंग। पॉजिटिव मीन्स लीडिंग और नेगेटिव मीन्स लैगिंग। आगे बात समझ में? अच्छा, फॉर्म फैक्टर वो तो हमेशा वही रहेगा, दैट इज √2। और के एफ, फॉर्म फैक्टर के एफ, पीक फैक्टर, हाँ ये पीक फैक्टर कितना है हमारा? √2। और के एफ कितना है? 1.11। 1 पॉइंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। और यदि निकालना है तो पहले निकालिएगा फार्मूला भूल जाए तो उसके लिए फार्मूला बता दे रहा हूं। फिजिक्स इतनी बुरी कि मैं मरा। फिजिक्स बुरी है, बताओ अभी कितनी बेहतरीन सब्जेक्ट है। MRA मैक्सिमम अपॉन RMS, और RMS अपॉन, अरे M फॉर मैक्सिमम और M फॉर पीक, तो पीक फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम अपॉन RMS। और दूसरा क्या होगा? फॉर्म फैक्टर RMS अपॉन एवरेज। याद रहेगा? तो ये एक साइड में लिख लेना, मतलब MRA। मार मत कर लेना, ठीक है? ये आ गया। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट वन, फेजर रिप्रेजेंटेशन। फेजर, अब बेटा इसे समझना ध्यान से, फेजर रिप्रेजेंटेशन और वेव रिप्रेजेंटेशन। फेजर रिप्रेजेंटेशन एंड वेव रिप्रेजेंटेशन। वेव रिप्रेजेंटेशन, तो हमारे पास करंट है, इसको कहते हैं हम स्केल फेजर रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसे? स्केल फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हमको करंट को ड्रॉ करना है पेपर के ऊपर। तो क्या करेंगे? अगड़कम बड़कम छू और करंट पकड़ी, हाथ में लपेट दी सीधी। क्या करेंगे कि पहले हम करंट के लिए स्केल एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? कि हमने मान लिया सपोज 50 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्या मान लिया मैंने? स्केल दैट इज 50 एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा सही है। कोई भी स्केल ले सकते हैं या उसने कोई भी माना हो, आपको देख के आइडिया लग जाएगा। तो क्या है स्केल? 50 एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फेज एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो ड्रॉ ए लाइन। ये हमने मान ली, ये हमारे पास बेस एक्सिस, यहां से एंगल 0 डिग्री। ये एंगल हमेशा किधर मूव करता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। ये कितना है? 180। और ये कितना है? 270। और लौट के कितना आ गया? 360। तो ड्रॉ ए लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर। क्योंकि कितनी करंट है? मैक्सिमम 50 एम्पियर इज इक्वल टू, तो 100 एम्पियर इज इक्वल टू, तो ड्रॉ ए लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर एट द एंगल ऑफ प्लस 45 डिग्री। ड्रॉ ए लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर। क्या हो गया? हाँ जी, ये आ गई। तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन, यही है फेजर रिप्रेजेंटेशन। खत्म। ड्रॉ ए लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर एट द एंगल ऑफ, ये है 45। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 100 एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। मीन्स ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसको इंडिकेट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को। यहां से यहां तक की लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ये एंगल फेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फेज को। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट with its magnitude as well as direction,
समझ में आ गया? अब समझो वेव, वेव रिप्रेजेंटेशन। वेव रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि बेटा किसका फंक्शन था ये? साइन का। लगे 2 बजे तक चलेगी क्लास, डेट शुरू हुई है। 100 साइन किसका फंक्शन है? साइन का। तो इसका मतलब यदि हम इसकी नेचुरल वेव फॉर्म, ओरिजिनल वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो ये आनी चाहिए थी। समझना बेटा ध्यान से। अब यहां पर ये एग्जाम में आता नीट में, है ना, नीट में, जेई में फेजर रिप्रेजेंटेशन भी आता और वेव रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास क्या है? करंट। और ये क्या है? दैट इज फेज या टाइम मान। ठीक है, हाँ जी, फेज या टाइम। किसके साथ क्या चीज चेंज हो रही है? फेज चेंज हो रहा है। टाइम के साथ तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। टाइम के साथ क्या चीज चेंज हो रही है? मैग्नीट्यूड। तो यदि केवल और केवल y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होती तो फेज कितना होता? 0। फेज कितना होता? इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, क्योंकि ग्राफ किसका है? साइन का। और कॉस का होता तो 90 से। ठीक है, अब सुनो, ये कहां से? ये प्लस लीडिंग। तो लीडिंग का मतलब वेव फॉर्म लीड करेगी। समझना ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं। वेव फॉर्म क्या करेगी? लीड। तो बेटा लीड करेगी तो वेव फॉर्म ऊपर से आएगी कि नीचे से? ऊपर से। तो इसका मतलब यदि ऊपर से आएगी तो वेव फॉर्म आपको ऐसे आनी चाहिए। शांत रहो। वेव फॉर्म कहां से आती हुई नजर आएगी? भाई एम्पलीट्यूड कैसा है? पॉजिटिव। I इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। 100 कैसा है? और फेज एंगल भी क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, अब सुनो, तो यहां पर ये प्लस क्या साइन इंडिकेट कर रहा है? लीडिंग। तो वेव फॉर्म कहां से आएगी? आपको देखने के लिए बता रहा हूं 4 ऑप्शन में। जैसे आपने देखा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वही ऑप्शन सही है जिसमें वेव फॉर्म कहां से आ रही है? पॉजिटिव। अब सुनो, अरे इधर समझ, नया साल अभी 7 तारीख तक है। आज कितनी है? अच्छा गुजर गया। मैं तेरा मुहूर्त बनाऊं मैं अभी, सुन ले यहां से। तो बेटा इसका मतलब क्या है? ये वेव फॉर्म आपकी, सुनो अब ध्यान से, जब ये यहां पर 0 था, जब यहां 0 था, जब कोई फेस नहीं था, तो कहां से स्टार्ट हुई थी? 0 से। मैक्सिमम कहां हुई? 90 पर। यार ऐसे बैठ जाते, मैक्सिमम कहां होगी? π/2 पर। फिर 0 कहां होगी? पाई पर। तो कितना ऐड किया मैंने? 90 90 90। 0 मिनिमम, मतलब 0 90 पर मैक्सिमम, फिर 0 हो गई 90 ऐड करते ही, फिर मैक्सिमम हो गई 90 ऐड करते, लेकिन डायरेक्शन चेंज, और फिर क्या हो गई? अगेन 0। तो 90 का फेज डिफरेंस है किसके लिए? 0 और मैक्सिमम के बीच में। ठीक, अब ये सोचिए कि वेव फॉर्म कहां से स्टार्ट होगी, तो बस आपको याद रखना है फेज एंगल कैसा है? फेज एंगल यदि पॉजिटिव है तो वेव फॉर्म कहां से आएगी? ऊपर से। आगे छोड़ दो। तो इसका मतलब स्टार्ट कहां से हुई होगी? ये इससे -45 से। कितना कर दूं? π/4। अरे जब यहां से स्टार्ट होगी तभी तो ऊपर से आएगी, और यदि वो यहां से स्टार्ट हो जाए आगे से तो वेव फॉर्म नीचे नहीं चली जाएगी। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगी? नेगेटिव को। समझ में आ रही है? बात समझने की कोशिश करना। वेव फॉर्म कहां से आ रही है? क्यों आ रही है? लीडिंग है। फेज एंगल कैसा है? तो याद रखें यदि 45 पॉजिटिव है तो वेव फॉर्म नेगेटिव से स्टार्ट होगी, और यदि ये नेगेटिव है तो वेव फॉर्म पॉजिटिव से स्टार्ट होगी। समझ आ गई बात या नहीं आई? ठीक है, ये गलती करते बच्चे। सुनो अब, 45 पर -45 पर कितनी है? 0। तो पॉजिटिव मैक्सिमम कहां होगी? 0 पे मैक्सिमम जाए। मैं गिर पड़ू यहां से या कूद जाऊं? यहां पर 0 है, कितने पर 0 है? π/4 पर। तो मैक्सिमम कहां होगी? π/2 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 0 में 90 ऐड किया तो कितना आया? 0 में 90 ऐड किया तो 90 आया। 0 में 90 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? π/4 में 90 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? +45। अरे क्या है, सॉरी, -45 है,
उसमें 90 ऐड करो तो प्लस 45 ही तो आएगा। यहाँ क्या है, कितना आएगा, प्लस 45 प्लस। तो बेटे अब समझना ध्यान से, समझो यहां पर, ओके सुनो, कहां से स्टार्ट होगी, ये देखो जरा ध्यान से समझना, ये मैंने यहां से, ये कितना है 90 कर ले रहा हूं, ठीक है 90, ये कितना है, ये 45 है, 45, इतने ही गैप के पीछे यहां पर नेगेटिव 45 होगा। अब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, -45 से, कहां मैक्सिमम होगा, +45, अरे -45 प्लस 90 कितना आया, तो इसका मतलब यहां पर ये मैक्सिमम होगा। फिर जीरो कहां होगा, इस 45 में 90 ऐड, जीरो में 90 ऐड किया तो कितना आया, मैक्सिमम 90 पर मैक्सिमम। फिर जीरो कहां हुआ, +5/2, यानी 90 और ऐड कर दिया, -45 पे जीरो था, 45 पे कितना हुआ, अब जीरो कहां होगा, 90 ऐड कर दो, अरे जीरो पॉजिटिव जीरो कहां होगा, 90 ऐड कर दो, 45 में 90 ऐड कर कितना आएगा, 135, तो 135 बेटा यहां होगा, यह आ गया 135, तो इसका मतलब वेव फॉर्म ऐसे ही तो आएगी, यानी कि यहां से स्टार्ट होता हुआ नजर दिखाई देगा, नहीं यार, तो फिजिक्स कैसे समझ में आ जाएगी, मैथमेटिक्स ही समझ में नहीं आती। मदर, मतलब मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ ऑल साइंस, तो मां तो तब भी समझ में आ जाती है, तो फिजिक्स है फादर ऑफ ऑल साइंस, और बाप किसी के समझ में नहीं आया आज तक, जब वो मर जाता तब पता, अरे बाप की वैल्यू ये थी हमारी, आज हमें समाज में कुछ पूछ ही नहीं रहा। पहले इतने ब्याह के कार्ड आते थे कि हम कहते थे डैडी हम नहीं जा रहे किसी शादी में, खा खा के बोर हो गए, आज बाप खत्म होने के बाद में किसी का कार्ड ही नहीं आ रहा, तब पता चलती है बाप की वैल्यू। लोन भी नहीं देगा, तुम्हें कोई पूछेगा ही नहीं। नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, क्योंकि अस्तित्व किसका था, उन्हीं का ही था। और मां रोजाना, अरे मेरा बच्चा ले घी लगा के रोटी खा ले, ले रबड़ी खा ले, वो पेट भर रही थी इसलिए समझ में आ रही थी, अरे मम्मी बड़ी अच्छी है, सुबह सुबह कपड़े धुले हुए मिल जाते हैं, प्रेस किए हुए मिल जाते हैं, खाना मिल जाता है। बाप हमारा बहुत खिली चढ़ा यार, सुबह सुबह डांट खाने को मिलती है। वैल्यू जाने के बाद पता चलती है, अबे यार ये क्या हो गया, ये धरती सक गई, माँ तो अभी वही है, बस घी गायब हो गया। यहां समझो, आप समझ में आ गई।